मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सलोनी अग्रवाल, विषय कंप्यूटर विज्ञान के अध्याय 15 फंक्शंस के भाग 1 की क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस के प्रकार, लाइब्रेरी फंक्शंस और यूजर डिफाइंड फंक्शन, इसी के अंतर्गत हम मैथमेटिकल फंक्शंस, स्ट्रिंग फंक्शंस और कंसोल आईओ फंक्शंस, मेन फंक्शन के बारे में भी बातचीत करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। देखिए, जो फंक्शंस होते हैं वह किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक निर्देशों का समूह होता है, या कह सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, जो कि किसी कार्य करने को दिया जाता है, यानी कि किसी निर्देशों का समूह जो कि किसी कार्य को पूरा कर रहा होता है, उस स्टेटमेंट्स के समूह को हम फंक्शंस कहते हैं। तो देखिए, जब भी कोई फंक्शन एक पर्टिकुलर कार्य कर रहा होता है वह सब आपके फंक्शन होते हैं। अब देखिए, जैसे कि दो नंबरों को जोड़ना या कोई एरिया कैलकुलेट करना, चाहे वह आपका कोई भी शेप हो, राउंड हो, स्क्वायर हो, ओवल हो, ये सभी एरिया कैलकुलेशन आपके किसी न किसी स्टेटमेंट्स के थ्रू होंगे, किसी न किसी निर्देशों के थ्रू होंगे। तो वह क्या किसके अंतर्गत आता है? वह फंक्शन के अंतर्गत आता है। अब देखिए, जो फंक्शन होता है, हर फंक्शन का एक यूनिक यानी कि अलग नाम होता है, जिससे कि हम जब भी किसी फंक्शन को प्रोग्राम में कॉल करना चाहते हैं तो उसे हम फंक्शन कॉलिंग के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से जब भी हमें कहीं अपने प्रोग्राम में फंक्शन का उपयोग करना होता है, यहाँ पे हम फंक्शन कॉलिंग करते हैं। अब देखिए, जो फंक्शंस होते हैं वह दो तरीके के होते हैं। पहला है आपका लाइब्रेरी फंक्शन और दूसरा है यूजर डिफाइंड C++ फंक्शंस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में। तो ये जो लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं इन्हें हम बिल्ट इन फंक्शंस के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारे प्रोग्राम को बनाने में हमारी सहायता करते हैं, यानी कि ये ऑलरेडी बने हुए होते हैं, बस हमें इन्हें अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना होता है, जिससे कि हम इनकी जो भी कार्यविधि है वह उपयोग में ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपके बने बनाए प्रोग्राम होते हैं, जिनको आपको अपने प्रोग्राम में केवल उपयोग में लेना होता है, जिससे आपका कार्य करने का तरीका भी सरल हो जाता है और आपकी प्रोग्रामिंग का समय भी बचता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये जो लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं यहाँ पे 4 भागों में बांटे गए हैं। तो पहला है इसमें मैथमेटिकल फंक्शन। तो जो भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड हमें कोई कार्य परफॉर्म करने हैं, इसके लिए हम ये मैथमेटिकल फंक्शंस उपयोग में लेते हैं, जो कि C++ की लाइब्रेरी में ऑलरेडी बने हुए होते हैं। अब देखिए, कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो कि ऑलरेडी बने हुए हैं। तो SQRT यानी कि स्क्वायर, POW यानी कि पावर, SIN सिन कॉस थीटा और कॉस थीटा। तो इस तरीके से जब भी हमें इस तरीके की कोई कार्य करना हो तो हमें क्या करना है? डायरेक्टली इन फंक्शंस का उपयोग लेना है। अब देखिए, इन फंक्शन का उपयोग लेने के लिए हमें math.h करके जो हेडर फाइल है वह अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करनी होगी, तभी हम इन सभी फंक्शंस का उपयोग अपने प्रोग्राम में कर पाएंगे। अब देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पे एक उदाहरण के थ्रू समझेंगे कि हमने SQRT 4 लिखा है, यानी कि हम 4 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं। तो देखिए, 4 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे 4 × 4 तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? 16 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम पावर की बात करें तो पावर 3, 2 यानी कि 3 की जो पावर है वो हम यहाँ पे 2 यूज में लेना चाह रहे हैं। तो 3 × 3 कितना हो जाएगा? आपका 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी फंक्शन उपयोग में ले सकते हैं जो कि इस तरीके के मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं। इसके लिए आपको math.h करके हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करनी है। चलिए बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की, जो कि है कैरेक्टर फंक्शन। नाम से ही पता पड़ रहा है कि हम कोई कैरेक्टर रिलेटेड कार्य कर रहे हैं। तो जैसे कि आपका इज अल्फा, इज डिजिट, इज टू अपर, ये सभी क्या है? आपके कैरेक्टर फंक्शंस हैं। अब देखिए, इन फंक्शंस को उपयोग में लेने के लिए हमें कोई हेडर फाइल इंक्लूड करनी है। इस हेडर फाइल का नाम है ctype.h। तो जब भी हम इस तरीके के फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे, हम ये सारी फंक्शंस अपने प्रोग्राम में उपयोग में ले सकते हैं। अब देखिए, इसे उदाहरण से समझेंगे। इज अल्फा यानी कि ये पूछ रहा है कि जो कैरेक्टर यहाँ पे लिखा है क्या ये अल्फाबेट है क्या? तो ये क्या आंसर देगा? यस, सी यहाँ पे अल्फाबेट है, तो आंसर क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। फिर देखिए, यहाँ पे इज डिजिट यानी कि यहाँ पे इसने एक डिजिट दे रखी है, फिर उससे पूछ रहा है यूजर से क्या ये डिजिट है क्या? तो ये भी आंसर सही है, क्योंकि 4 क्या है? एक डिजिट है।
फिर बात कर लेते हैं टू अपर, यानी कि यहाँ पे ये जो कैरेक्टर दे रखा है इसको अपर लेटर में, अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इस ए को स्मॉल लेटर का ए दे रखा है, यहाँ पे इसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कैरेक्टर फंक्शन का उपयोग कर पा रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं हमारे तीसरे फंक्शन की, जो कि है स्ट्रिंग फंक्शन। तो जब भी हम स्ट्रिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके के फंक्शन यहाँ पे दिए गए हैं, strlen, strcat, strcpy, ये सभी आपके स्ट्रिंग फंक्शंस हैं। ये सब आपको कहाँ मिलेंगे, string.h करके जो हेडर फाइल है इसमें ये सारे फंक्शन ऑलरेडी बने बनाए हुए। तो आपको जब भी ये फंक्शंस का उपयोग करना है, आपको क्या करना है, ये जो हेडर फाइल है ये अपने प्रोग्राम में फिर से इंक्लूड करनी है। अब देखिए यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रखे हैं। strlen यानी कि किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकालने को कहा है। तो देखिए ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पे दे रखी है, अब इसकी लेंथ देखेंगे तो 3, 36, 39 और 10, 11। तो इस तरीके से यहाँ पे कितनी लेंथ आ गई है इसकी, 11 इसकी लेंथ आ गई है। तो टोटल लेटर्स कितने हैं इसमें 11 लेटर्स हैं। फिर बात कर लेते हैं strcat। कैट का मतलब होता है कॉन्कैटिनेट करना, एक के पीछे दूसरा वर्ड लगाना कॉन्कैटिनेट होता है। तो देखिए पहला वर्ड इन्होंने कंप्यूटर दे रखा है, दूसरा वर्ड इन्होंने सिस्टम दे रखा है। तो पहले वर्ड के आगे हम दूसरा वर्ड लगाएंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये स्ट्रिंग वाले जो फंक्शंस हैं वह उपयोग में ले रहे हैं। फिर बात कर लेते हैं हमारे चौथे फंक्शन की, जो कि है कंसोल आईओ फंक्शंस। तो जब भी हम कंसोल की बात कर रहे हैं, यानी कि हम इनपुट आउटपुट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए आई का मतलब है इनपुट और ओ का मतलब है आउटपुट। तो देखिए जब भी हम कंसोल पे इनपुट दे रहे हैं या आउटपुट ले रहे हैं तो इन सब के लिए हम इस तरीके से कुछ फंक्शन उपयोग में ले रहे हैं, जैसे कि गेट char, पुट char, गेट s, पुट s। ये सभी फंक्शंस आपके कहाँ इंक्लूडेड होते हैं, ये सभी फंक्शन आपके stdio.h वाली जो हेडर फाइल है इसमें मिलते हैं। तो जब भी आपको इन फंक्शंस को लिखना है, इन फंक्शंस को उपयोग में लेना है, आपको stdio.h करके जो हेडर फाइल है वह अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करनी है। चलिए अब वन बाय वन इन सभी फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं कि ये सब कैसे कार्य करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं गेट char के बारे में। तो जब भी हम गेट char के बारे में बात कर रहे हैं, यूज़र से एक कैरेक्टर लेने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गेट char वाला फंक्शन उपयोग में ले रहे हैं। अब देखिए इसका सिंटेक्स जो है इस तरीके से है, यहाँ पे हमने गेट char लिखा है। जैसे ही हमने ये लिखा तो यूज़र्स के पास क्या चला जाएगा, जब भी ये प्रोग्राम रन होएगा तो यूज़र कोई कैरेक्टर लिखेगा। जैसे ही वो कोई कैरेक्टर लिखेगा तो वह कहाँ स्टोर हो जाएगा, इस ए वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो सपोज करिए जब ये यूज़र से इनपुट लेता है तो यूज़र ने दिया ई, तो ये कहाँ स्टोर हो गया, ये आपके वेरिएबल ए में स्टोर हो गया। तो कुछ इस तरीके से ये स्टोर हो जाएगा। ये ए, इसने एक मेमोरी लोकेशन ली और इसमें ये वैल्यू स्टोर कर दी ई करके। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका कोई एक कैरेक्टर यूज़र से लिया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं पुट कैर की, यानी कि अब यहाँ पे कोई कैरेक्टर हम प्रिंट कर रहे हैं। तो जो भी यूज़र से हमने कैरेक्टर लिया था उसको अब हम प्रिंट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पुट char करके ये जो फंक्शन है वह उपयोग में ले रहे हैं। तो इसका सिंटेक्स देखेंगे, पुट char ch, जो भी हमने अभी कैरेक्टर लिया था वह हमने ch वाले वेरिएबल में स्टोर करवाया था और इस ch को हम वहाँ पे प्रिंट कराएंगे। तो जो भी इसमें ऑलरेडी वैल्यू है वहाँ पे जाके आपके मॉनिटर पे प्रिंट होती हुई आपको दिखाई देगी। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया गया है। तो यहाँ पे दो फाइल्स इंक्लूड की गई है, iostream.h और stdio.h। तो अभी मैंने बात की थी कि जब भी हम इस तरीके के फंक्शन उपयोग में लेंगे हमें stdio.h करके ये जो फाइल है वह उपयोग में लेनी है। आप देखिए यहाँ पे हमारा जब प्रोग्राम स्टार्ट होएगा तो हमारा void main से ये प्रोग्राम का कंट्रोल स्टार्ट होगा। इसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है जो कि कैरेक्टर टाइप का है। तो ch करके ये वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है। अब देखिए इस ch में एक गेट कैर करके हम यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं। तो जैसे हमने यूज़र से वैल्यू ली तो यूज़र ने सपोज करिए वैल्यू डाली ई, तो जैसे इसमें वैल्यू डाली ई तो ch में क्या स्टोर हो गया आपका ई। अब पुट कैर करके ch जो आ रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या करेगा, पुट कैर वाला फंक्शन
प्रिंट करेगा आपके मॉनिटर पे। तो यहाँ पे क्या वैल्यू प्रिंट हो रही है, इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो यूजर ने यहाँ पे C दिया है और प्रिंट क्या हो रहा है, यहाँ पे C हो रहा है। तो इस तरीके से यह इनपुट हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया। तो ये है गेट केयर और पुट केयर वाला फंक्शन हम यहाँ पे उपयोग में ले रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं हमारे तीसरे फंक्शन की, जो कि है गेट एस। यहाँ पे हम कोई स्ट्रिंग यूजर से इनपुट में ले रहे हैं। तो यहाँ पे कोई स्ट्रिंग हम एक यूजर से उपयोग में इनपुट की तरह ले रहे हैं। अब देखिए स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग एक कैरेक्टर्स का समूह होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने किसी का नाम एंटर करवाया, तो इसके लिए हमने गेट एस वाला फंक्शन उपयोग में लिया और यहाँ पे नेम एंटर करवाया। तो जैसे यूजर कोई नेम डालेगा वह आपके इस नेम वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो सपोज करिए नेम यूजर ने डाला विवांशी, तो इस तरीके से जो यहाँ पे एक जगह बनेगी, इसका नाम विवांशी यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं पुटेस फंक्शन की, यानी कि हम कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवा रहे हैं अपने कंसोल पे। तो इस तरीके से जब भी हम कोई स्ट्रिंग आउटपुट देंगे तो इसके लिए हम पुटेस करके जो फंक्शन है उसका उपयोग में लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये प्रिंट करवा रहा है उसी सेम नेम को मॉनिटर पे। तो ये है पुटेस करके ये फंक्शन हम उपयोग में ले रहे हैं। इसको एक एग्जांपल से और देख लेते हैं। तो देखिए ये प्रोग्राम बना हुआ है, इसमें फिर से वही stdio.h और IOStream करके ये फाइल इंक्लूड की गई है और आपका प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले इसने एक कैरेक्टर लिया जो कि A करके है और एक में कितनी स्पेसेस है, 100 स्पेसेस हैं। अब देखिए ये यूज़र को कह रहा है इनपुट अ स्ट्रिंग, यानी कि कोई स्ट्रिंग डालिए। तो देखिए अभी किससे ले रहा है, गेट एस ए से ले रहा है। तो जैसे यूज़र ने कोई एक स्ट्रिंग डाली इसने प्रोग्राम करके। तो यहाँ जैसे ये आया इसने प्रोग्राम लिखा यूज़र ने और यहाँ पे पुटेस करके इसका आउटपुट आएगा। तो क्या आएगा, माय फर्स्ट स्ट्रिंग प्रोग्राम। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने एक इनपुट लिया और फिर यहाँ पे ये है आउटपुट दिया। तो ये सब गेटएस और पुटेस फंक्शन के द्वारा हो रहा है। चलिए बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की, जो कि है गेच फंक्शन। GETCH करके ये जो फंक्शन होता है वह किसी एक कैरेक्टर का इनपुट लेता है, लेकिन यह बफर ना होने के कारण तुरंत ही उस कंट्रोल से बाहर आ जाता है। अब देखिए इसका जो सिंटेक्स है कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे getch करके ये फंक्शन हमने यूज़ किया है। अब ये कोई कैरेक्टर इनपुट है जो यूज़र से ले रहा है, जो कि एक कैरेक्टर का इनपुट होगा। तो जैसे यहाँ पे कोई इनपुट यूज़र देता है वैसे ही क्या होएगा, वह प्रोग्राम बाहर आ जाएगा रन स्टेट से, क्योंकि इसमें कोई बफर नहीं होता है। तो डायरेक्टली ये क्या करता है, कोई भी कैरेक्टर डालते ही उस प्रोग्राम से बाहर आ जाता है, उस रन स्टेट से बाहर आ जाता है। फिर बात कर लेते हैं कि कैसे हो रहा है। तो इस प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे। यहाँ पे हमने फाइल्स इंक्लूड कर दी है। ये हमारा मेन फंक्शन है जहाँ से हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए ये हमारा प्रिंट f.c %c getch। जब भी हम कोई कैरेक्टर यूज़र से लेंगे तो देखिए इसको %c के थ्रू लेंगे, क्योंकि ये कैरेक्टर का आपका डिफाइंड वे है। अब देखिए जैसे ही यूज़र ने कोई इनपुट दिया वह इस यहाँ पे प्रिंट करने लगा और रिटर्न 0 हो गया, क्योंकि जैसे ही यूज़र कोई कैरेक्टर प्रेस करेगा वह रन स्टेट से बाहर आके नॉर्मल स्टेट में प्रोग्राम आपको दिखाई देने लग जाएगा। तो इस तरीके से आपने getch करके जो फंक्शन है वह उपयोग में लिया। फिर बात कर लेते हैं getche करके। तो यहाँ पे जब भी कोई कैरेक्टर इनपुट लिया जाता है उसे एज एन आउटपुट भी दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बफर होता है। अब देखिए यहाँ पे getche करके ये फंक्शन उपयोग में लिया गया है और जैसे यूज़र इनपुट दे रहा है ये ch में से स्टोर करेगा और इसको बाद में मॉनिटर स्क्रीन पे शो कर देगा। अब देखिए जो getch और getche है उसमें दोनों में ही conio.file का उपयोग लेते हैं। या अभी पहले हम stdio वाली फाइल उपयोग में ले रहे थे, अब हम यहाँ पे conio.hb फाइल उपयोग में ले रहे हैं। इसे एक प्रोग्राम से देखेंगे तो stdioh और conio.h, जहाँ पे हमने यहाँ यूज़र से इनपुट लिया है। जैसे ये कैरेक्टर इसमें डाल रहा है वैसे यहाँ पे इसको प्रिंट करता हुआ दिख जाएगा मॉनिटर पे, और उसके बाद जैसे ही दूसरी की यूज़र प्रेस करेगा वैसे ही वह प्रोग्राम रन स्टेट से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे सपोज करिए यूज़र ने डाला G, तो यहाँ पे G आपको मॉनिटर पे दिखेगा और उसके बाद जैसे ही आप अदर की प्रेस करेंगे ये रन स्टेट से बाहर आके नॉर्मल स्टेट में प्रोग्राम आपको दिखाई देने लग जाएगा।
फिर बात कर लेते हैं हमारे यूज़र डिफाइंड सी प्लस प्लस फंक्शंस की। तो जब भी हम यूज़र डिफाइंड सी प्लस प्लस फंक्शंस की बात करते हैं, ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जो प्रोग्रामर्स खुद क्रिएट करते हैं, यानी कि खुद बनाते हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत बनाते हैं? ये सब आपके मेन फंक्शन के अंतर्गत बनते हैं। अब देखिए, ये जो मेन फंक्शन होता है, इसके अंतर्गत हम कोई भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं किसी पर्टिकुलर कार्य को या किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे जो मेन फंक्शन है वो किसी भी प्रोग्रामिंग का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो देखिए, जब ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो यहीं से आपका किसी भी प्रोग्राम का कंट्रोल स्टार्ट होता है। सी प्लस प्लस में जो मेन फंक्शन है वह इंटीजर रिटर्न करता है, इसलिए प्रोग्राम के अंत में हम जो रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं उसमें रिटर्न 0 या इस तरीके के हमें कोई स्टेटमेंट लिखने होते हैं, ताकि वह क्या रिटर्न कर रहा है वह फंक्शन, वह हमें यहाँ पे ज्ञात रहे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम मेन फंक्शन का उपयोग करते हैं, जो कि किसी भी प्रोग्राम का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और यह यूज़र द्वारा डिफाइन किया जाता है, इसलिए हम इसे यूज़र डिफाइंड सी प्लस प्लस फंक्शन भी कहते हैं। चलिए, अब बात कर लेते हैं किसी प्रोग्राम के थ्रू। तो ये हमने एक प्रोग्राम बनाया है, एक नॉर्मल प्रोग्राम है, जिसमें हमारा ये IO स्ट्रीम करके हमने एक फ़ाइल इंक्लूड की है, जो कि किसी भी इनपुट आउटपुट के लिए हम ये इस तरीके की फ़ाइल इंक्लूड करेंगे। फिर जो हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल है वह मेन से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हमने ये मेन करके फंक्शन बनाया। अब यहाँ पे हम कोई आउटपुट प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो सी आउट करके ये जो फंक्शन है वह किसके अंतर्गत आ रहा था? IO स्ट्रीम के अंतर्गत आ रहा था। अब देखिए, इसके अंतर्गत हम क्या प्रिंट कराना चाह रहे हैं। हमने यहाँ पे टेक्स्ट दिया हुआ है कंप्यूटर साइंस करके। तो जैसे ही हम ये टेक्स्ट प्रिंट कराएंगे तो ये टेक्स्ट प्रिंट कराते ही /n से नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो जो आपका कंट्रोल है वह पहले कंप्यूटर साइंस प्रिंट करेगा, और फिर जो कर्सर है वह आपको नेक्स्ट लाइन में दिखाई देने लग जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। अब देखिए, यहाँ पे हमने सिंपली एक फंक्शन के अंतर्गत यह डेटा प्रिंट करवाया। अगर हम यह एक और फंक्शन के अंतर्गत ये कार्य करना चाहते हैं तो मेन फंक्शन आपका मुख्य फंक्शन होता है, जिसके अंदर आप कोई भी फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम दूसरी तरीके से उसी सेम मैसेज को प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे हमने IO स्ट्रीम करके वह फाइल इंक्लूड किए। इसके बाद यहाँ पे हमने एक फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया है, जैसे जिसमें हमने फंक्शन का नाम मैसेज दिया है, इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, और यहाँ पे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अभी 0 है, कोई भी आर्ग्यूमेंट्स हम यहाँ पे पास नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है? फंक्शन का प्रोटोटाइप कहलाता है। यानी कि आप उस फंक्शन में क्या क्या, किस नाम से या किस तरीके का जो रिटर्न टाइप है या फिर कितने डिक्लेरेशन देते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन दे रहे हैं। तो ये वॉइड मैसेज करके आपका जो प्रोटोटाइप था उसकी हमने यहाँ पे डेफिनेशन दी है। तो इस डेफिनेशन के अंतर्गत क्या हो रहा है? ये आपका डेटा प्रिंट हो रहा है। तो cout.c कंप्यूटर साइंस करके हम जो पहले प्रिंट कर रहे थे वह आप किसके थ्रू करेंगे? अब इस मैसेज के थ्रू हम प्रिंट करेंगे। अब देखिए, ये कब कॉल होएगा? जब ये है आपका जो कंट्रोल है वह वॉइड मेन से स्टार्ट होगा। वॉइड मेन में जाने के बाद इसको क्या दिखता है इस ब्लॉक में? इस ब्लॉक में इसको ये मैसेज करके एक कीवर्ड दिख रहा है। जैसे ही इसको प्रोग्राम में सर्च करेगा तो ये मैसेज आपको यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा, और इसकी डेफिनेशन ये पढ़ने लग जाएगा। तो ये जैसे इसकी डेफिनेशन पढ़ेगा तो ये इसमें क्या लिखा हुआ रहा है कि ये प्रिंट करना है आपको कंप्यूटर साइंस करके। तो यहाँ पे डेटा इसको प्रिंट कर देगा, और इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होएगा। तो यहाँ पे सबसे 2 फंक्शन है, ये आपका मेन फंक्शन है। इस मेन फंक्शन के अंतर्गत हम एक और फंक्शन बना रहे हैं जो कि मैसेज करके है, जिसका डिक्लेरेशन हमने ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है, और इसका डेफिनेशन जो है वह हमने नीचे की साइड दिया है। तो डिक्लेरेशन पार्ट आपका हमेशा अपर साइड पे आएगा, डेफिनेशन पार्ट आप प्रोग्राम में कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम या हमारा ये फंक्शन कार्य करेगा। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि जो फंक्शंस होते हैं इसमें क्या क्या मुख्य बिंदु होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप की। तो जब भी हम कंप्यूटर में कोई फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन के इंटरफेस के संबंध में, जैसे कि फंक्शन में दिए जाने वाले जो आर्ग्यूमेंट्स हैं या जो डेटा टाइप हैं, जो उनके रिटर्न वैल्यू डेटा टाइप है, इन सभी से जो संबंधित जानकारी होती है वह हम फंक्शन प्रोटोटाइप में दे देते हैं। यानी कि जब भी हम कोई फंक्शन डिक्लेयर करेंगे तो उस फंक्शन का नेम, उसमें पास होने वाले आर्ग्यूमेंट्स के डेटा टाइप, और जो उस फंक्शन का रिटर्न डेटा टाइप है वह सभी हम फंक्शन के प्रोटोटाइप में डिक्लेयर करेंगे। तो जैसे अभी हमने डिक्लेयर किया था वॉइड
मैसेज करके जो हमने शुरू में डिक्लेरेशन दिया था वह क्या था, आपका फंक्शन प्रोटोटाइप था, जिसमें यह है आपका रिटर्न डेटा टाइप था इस फंक्शन का। और यहाँ पे जो भी हम आर्ग्यूमेंट्स पास करते उसके यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन करते और ये आपके फंक्शन का नेम यहाँ पे लिखा होता है। तो इस तरीके से आप अपने फंक्शन का प्रोटोटाइप सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं। फिर बात कर लेते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स टू ए फंक्शन, यानी कि उस फंक्शन में हम जो भी आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे होंगे वह सब आर्ग्यूमेंट्स भी आपको अपने फंक्शन के प्रोटोटाइप में डिक्लेयर करने होते हैं। तो देखिए, कोई वैल्यूज़ को पास करना आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर कहलाता है। अभी जब हमने मैसेज वाला जो फंक्शन उपयोग में लिया था उसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स हम पास नहीं कर रहे थे, लेकिन आने वाले प्रोग्राम्स में हम देखेंगे कि कैसे कोई आर्ग्यूमेंट हम पास कर सकते हैं। तो देखिए, इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। यहाँ पे एक फाइल इंक्लूड की गई है IOStream, जो कि हम इनपुट आउटपुट फंक्शन के लिए उपयोग में लेते हैं। फिर देखिए, यहाँ पे ये फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया गया है। अब फंक्शन कौन सा है, आपका एरिया। अब देखिए, ये जो वॉइड है ये इसका रिटर्न टाइप है इस फंक्शन का। और अगर हम बात करें इस फ्लोट की, तो इसमें जो आर्ग्यूमेंट्स पास होने वाले हैं उसका क्या है, ये डेटा टाइप यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। तो यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो यहाँ पे अभी देखिए एक ही नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, ओनली फ्लोट करके वन डेटा टाइप दिख रहा है। अगर ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स पास होते तो इसी तरीके से यहाँ पे कॉमा सेपरेट करके बहुत सारे डेटा टाइप आपको दिखने लग जाते। फिर बात कर लेते हैं हमारे मेन फंक्शन की। इस मेन फंक्शन के अंतर्गत देखिए कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए गए हैं। तो सबसे पहले है आपका रेडियस। जैसे इस रेडियस को डिक्लेयर किया, ये रेडियस फ्लोट टाइप का है आपका। अब देखिए यहाँ पे रेडियस यूज़र से लिया जा रहा है। तो सपोज करिए यूज़र ने रेडियस डाला 4, तो जैसे इसका एरिया कैलकुलेट करने का देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, एरिया वाला फंक्शन कॉल कर रहा है। अब देखिए, एरिया तो ऑलरेडी प्रोटोटाइप है, यानी कि ये कहीं ना कहीं डिफाइन है आपके प्रोग्राम में। तो यही देखेगा कि ये कहाँ डिफाइन है, तो इसको यहाँ पे सर्च करेगा तो इसको यहाँ पे ये डेफिनेशन मिल गई है। अब देखिए, एरिया की जो डेफिनेशन है उसमें ये क्या कर रहा है, ये रेडियस पास कर रहा है। अब रेडियस कितना दिया था यूज़र ने, 4 पास किया था, तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, 4 पास कर दिया इस आर में। अब देखिए जो आर है यहाँ पे कैलकुलेट होगा, तो द एरिया ऑफ द सर्किल इज 3.1416 इंटू आर कर दिया जाएगा। इस तरीके से जो भी इसका आउटपुट आएगा इसको इन दोनों को इंटू करके उससे 3.1416 से इंटू कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे रेडियस कैलकुलेट हो रहा है और उसको यहाँ पे प्रिंट भी कराया जा रहा है। तो इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम है जिसमें ये प्रोटोटाइप है, ये फंक्शन की डेफिनेशन है और इसी तरीके से यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है जो कि आपके मेन फंक्शन के अंतर्गत लिखा गया है। फिर बात कर लेते हैं हमारे जो पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वह कौन कौन से होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 तरीके के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो जब भी हम फंक्शन कॉल करते समय जो पैरेंथेसिस में कुछ नंबर्स लिखते हैं या कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। लेकिन जब हम फंक्शन डिफाइन करते समय पैरेंथेसिस में कुछ लिखते हैं तो वह आपके फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो देखेंगे इस एग्जाम्पल में यह आपका क्या है, ये आपका एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है और ये जो आपकी डेफिनेशन के टाइम पे लिखा गया है वह क्या आपका फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है। तो इस तरीके से आपके दोनों आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। फिर बात कर लेते हैं कि जो रिटर्न टाइप होता है किसी भी फंक्शन का वह क्या होता है। तो जब भी हम रिटर्न टाइप की बात करते हैं वह इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल कुछ भी डेटा टाइप हो सकता है और इनमें से किसी एक डेटा टाइप का हम एक टाइम पे उपयोग करते हैं, क्योंकि ये जो फंक्शन होता है वह कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न ज़रूर करता है। तो देखिए यहाँ पे जो रिटर्न डेटा टाइप था इसका वॉइड था। वॉइड का मतलब होता है कुछ भी नहीं। तो जब हम और भी यहाँ पे डेटा टाइप उपयोग में ले रहे हैं जैसे कि इंट, कैर, फ्लोट, डबल, तो यह कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहे हैं। इंट इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, कैर कैरेक्टर टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। इसी तरीके से फ्लोट और डबल आपके दशमलव में जो वैल्यूज़ होती है उनको रिटर्न करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एक प्रोग्राम से समझेंगे। यहाँ पे जो एरिया कैलकुलेट हो रहा है इसका रिटर्न टाइप है आपका फ्लोट और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट एक ही पास हो रहा है जिसका डेटा टाइप फ्लोट दे रखा है। अब देखिए आपका जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वह मेन से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे ये रेडियस और वाई करके 2 वैल्यूज़ डिक्लेयर की गई है। तो जैसे हमने यहाँ पे 2 वैल्यूज़ डिक्लेयर हुई है ये मेमोरी में अपनी जगह ले लेगी इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे ये रेडियस यूज़र ने
इनपुट करवाया, तो सपोज करिए रेडियस यूजर ने इनपुट लिया 3, तो इसके बाद यहाँ पे ये जो एरिया है वह कैलकुलेट होके आ रहा है। तो यहाँ पे यहाँ 3 कैलकुलेट होने के लिए एरिया कॉल हुआ। अब देखिए इसका ऑलरेडी प्रोटोटाइप हमने यहाँ डिक्लेयर कर दिया था। अब ये फंक्शन यहाँ पे कॉलिंग हो रही है, तो फंक्शन कॉलिंग होने के लिए जो फंक्शन डेफिनेशन है इसमें ये फंक्शन कॉल हो गया। जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, ये रिटर्न कर रहा है किसको, इस तरीके की वैल्यू को कैलकुलेट करके। तो यहाँ पे रेडियस में क्या था, अभी आपके 3 था, तो 3 आपका कहाँ चला गया, आर में चला गया, और यहाँ पे ये 3 कैलकुलेट हो गए। तो इस तरीके से जो भी इनमें रिटर्न आ रही है वैल्यू, यानी कि जो भी कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आ रही है वह कहाँ जा रही है, वह इस y फंक्शन में, इस y वेरिएबल में जा रही है, क्योंकि ये कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो इस y वाले वेरिएबल में ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो इस तरीके से जो भी इस फंक्शन को कॉल करने के बाद वैल्यू रिटर्न हो रही है वह आपके इस y वेरिएबल में आ जाएगी, और इस y वेरिएबल को हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे भी इसका रेडियस कैलकुलेट होगा, इस y वेरिएबल में इसका वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और ये वैल्यू आपको यहाँ पे प्रिंट के समय दिखने लग जाएगी। तो इस तरीके से आप अपना फंक्शन कॉल कर सकते हैं, प्रोटोटाइप डिफाइन करते हैं और उस फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ देते हैं। फिर बात कर लेते हैं कि ये जो वेरिएबल्स होते हैं वह 2 तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकल वेरिएबल की। जब भी हम वेरिएबल के जो फंक्शन होते हैं उसको ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो वह आपके क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल्स होते हैं। अब देखिए जो वेरिएबल्स होते हैं उनको उपयोग हम फंक्शन या ब्लॉक के अंदर ही कर सकते हैं। अगर हम उसे फंक्शन के बाहर या उस ब्लॉक के बाहर उपयोग में लेते हैं तो वह एरर दे देता है, वह ये दिखाता है कि ये डिक्लेयर नहीं है, इनकी कोई डेफिनेशन गिवन नहीं है। फिर हम बात कर लेते हैं हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स की। तो जब भी हम ग्लोबल वेरिएबल्स की बात करते हैं, ये प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे ऊपर डिक्लेयर किए जाते हैं। इस तरीके के वेरिएबल्स को हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं, और ये जो वेरिएबल होते हैं वह किसी भी ब्लॉक में या किसी भी फंक्शन में हम उपयोग में ले सकते हैं, यानी कि ग्लोबल तरीके से उसको हम उपयोग में ले सकते हैं, इसीलिए हम इसे ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। अब देखिए इसे हम एक उदाहरण से समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपका, ये है आपका जो m है वह है एक ग्लोबल वेरिएबल, यानी कि इसको किसी भी ब्लॉक या किसी भी फंक्शन द्वारा उपयोग में लिया जा सकता है। लेकिन ये जो m आपका फिर से डिक्लेयर हो रहा है वह आपका क्या है, लोकल वेरिएबल है। तो देखिए लोकल वेरिएबल में आपके 15 वैल्यू है और ग्लोबल वेरिएबल में 2 वैल्यू है। अब देखिए ये जो ब्लॉक है वह इस ब्लॉक के अंतर्गत ही हम इस m का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि इस ब्लॉक के अंतर्गत हम उपयोग नहीं ले पाएंगे, लेकिन ये जो एक ब्लॉक दिया गया है इस वाली साइड पे, उसके अंतर्गत हम इस m का उपयोग में ले रहे हैं। अब देखिए ये जो m है, m में क्या जा रहा है, 10 × m जा रहा है। अब देखिए ये जो m है वह इस ब्लॉक में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल काउंट हो रहा है। ये वाली जो वैल्यू है वह आपके इस वाले ब्लॉक में चलेगी, यानी कि इस 2 लाइंस के लिए आपका m कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे 2 वैल्यू है, तो आउटपुट आपका 10 × 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पे m की जो वैल्यू है वह प्रिंट होगी, तो यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू 20 प्रिंट हो जाएगी, और फिर जो m की वैल्यू है वह आपकी 2 प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये कार्य कर रहा है। फिर अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, 15 है, और 15 को हम यहाँ प्रिंट करेंगे तो इस तरीके से आपकी अगली वैल्यू आपको दिखाई देने लग जाएगी। तो देखिए कुछ आउटपुट इस तरीके से दिखाई देगा, 20, 2, 15, 2। तो देखिए यहाँ पे जो 20 है वह कैलकुलेट होके आपकी क्या वैल्यू दे रहा है, ग्लोबल वेरिएबल 2 से दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10 × 2 कर रहे थे और यहाँ पे m की वैल्यू 2 दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पे 15 दिखा रहा था क्योंकि उस ब्लॉक से बाहर निकल रहे थे, तो ये लोकल वेरिएबल की वैल्यू दिखा रहा था, और यहाँ पे जो 2 था फिर से वो ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू दिखा रहा था। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स को कैलकुलेट करेंगे। आज की इस वीडियो में हमने लाइब्रेरी फंक्शंस जैसे कि मैथमेटिकल फंक्शंस, कैरेक्टर फंक्शन, कंसोल आईओ फंक्शंस के बारे में बातचीत की। इसी के साथ हमने जो मेन फंक्शन है उसमें फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन कॉलिंग के बारे में बातचीत की। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।